बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, ईरान की जंग फैल रही है और इस जंग के फैलने के साथ साथ दुनिया में जो एनर्जी क्राइसिस है वो भी एक संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, वो भी उसके मसाइल भी फैल रहे हैं। इसकी तरफ इशारा तमाम रीजन के मुल्कों ने किया और इसके ऊपर अपनी गहरी तशवीश का भी इजहार किया। जो डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स हैं और बैकडोर चैनल है वो भी एक्टिवेटेड हैं। हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है, मशवरा दे रहा है, बयान भी दे रहा है कि ये सुपर पावर्स यानी चाइना और रशिया अपना किरदार अदा करें, जो कि अपनी तौर के ऊपर ये किरदार अदा करने की कोशिश कर भी रहे हैं। और कुछ ख़बरें ये भी हैं कि ईरान को इन दोनों मुल्कों की तरफ से सपोर्ट भी मिल रही है। खैर, इसकी तस्दीक तो ग्लोबल लेवल पे नहीं हो सकती या ओपनली नहीं की जा सकती। ये ऐसा ही है जैसे यूएसए हेल्प कर रहा था यूक्रेन की जब उसकी जंग शुरू हुई रशिया के साथ। बहरहाल अब जो अमेरिका की तवातर के साथ इसराइल के साथ मिल के जो ईरान के ऊपर हमले हैं वो तो एक तशवीश क्रिएट कर ही रहे हैं ख़ित्ते में भी और पूरी दुनिया में भी। लेकिन जो ईरान की जवाबी कार्रवाई है और ईरान का जो पूरी ताकत के साथ मिडिल ईस्ट के अंदर पहले अपने हमसाया ममालिक को टारगेट करना और उसके बाद उनकी जो एनर्जी की तनसीबात हैं उसके ऊपर जो हमले हैं, उन्होंने इस वॉर की डायमेंशन को अब एक नया एंगल दे दिया है। अब हमें ये लग रहा है कि जितनी भी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो जेपरडाइज हो जाएगी। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर क्राइसिस, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी पैनिक, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आ सकता है जिसमें हमें बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करनी पड़े एज़ फार एज़ आर एनर्जी रिसोर्सेज आर कंसर्न। ये जंग उसी तरफ जा रही है क्योंकि अगर ईरान बैक डाउन नहीं करता और अगर यूएस भी बैक डाउन नहीं करता, और इसराइल को तो हम सब जानते हैं शरारत ही सारी इसराइल की है, तो ये जंग कहाँ पे जाएगी। इस टॉपिक को आज डिस्कस करने के लिए हमारे पास जो मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनमें नाइला चौहान साहिबा एक्स एम्बेसडर हैं पाकिस्तान की। ये जितनी जियो पॉलिटिक्स है इस इलाके की, इस पर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। और डॉक्टर सैयद राग़िब हमारे साथ मौजूद हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स पे एक्सपर्ट हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर राग़िब, ये फरमाइएगा कि ये तमाम का तमाम जो ईरान इसराइल और अमेरिका की जंग का मामला है ये रिसोर्सेज की तरफ चला गया है। अब एक दूसरे के जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ये साउथ पार्स जो दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है नेचुरल गैस का, जो कतर और ईरान के दरमियान में एक मुश्तरका इलाका है जिसके ऊपर दोनों ही की का इंटरेस्ट है बहुत बड़ा एनर्जी के हवाले से, इसके ऊपर अब ईरान ने हमला कर दिया है। ये जंग कहाँ पे जा रही है, इसके ऊपर कमेंट करें। देखिए जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि अमेरिका ने और इजराइल ने जो अटैक किया इसके ऊपर ईरान के ऊपर, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बेस्ड है पेट्रो डॉलर के ऊपर, वो एग्जिस्ट करती है। 14 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका का जो है वो इस वक्त डेट है। सो अमेरिका के लिए ये जो ग्लोबल ऑयल इकोनॉमी है इसको कंट्रोल करना, इसको स्टेयर करना अमेरिका के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रही है। लेकिन अमेजिंगली अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक करते वक्त जो टेक्निकली गलती की है वो ये की है कि ईरान का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था उसको उन्होंने ना आइडेंटिफाई किया, ना मेरा ख्याल उस पर वर्किंग की थी। ईरान का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो अभी इस वॉर में इमर्ज किया है, दैट इज द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, जिसके साथ आपको गल्फ जो है वो भी लगती है और गल्फ ऑफ ओमान भी उसके साथ लगती है, जहाँ से 20% जो है आपको पता है ऑयल और गैस और ये जो फर्टिलाइजर है सारी गुजरती हैं। अब अगर ये चीज़ आकर इसके अंदर क्राइसिस पैदा होगा तो इट इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट द ईरान ओनली, इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट द होल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो अमेरिका अब जो गेम खेल रहा है, नाउ द थिंग्स आर टर्निंग एक्चुअली डेंजरस इन फैक्ट। तो अमेरिका को भी और बाकी दुनिया को भी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो है ये कम से कम 3 चीज़ें जो हैं वो इमर्ज कर रही हैं इस वक्त, जो उसके एंड होने जा रही हैं लगता है। वो ये है कि एंड ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड इज वेरी मच जो है ना वो सामने नजर आ रहा है हमें। दूसरा, एंड ऑफ ज़ायनिज़्म नजर आ रहा है, क्योंकि ज़ायनिज़्म का जो आइडिया है वो इस वॉर के, इस अग्रेशन के बाद इट विल नॉट बी एबल टू, यानी इसराइल विल नॉट बी एबल टू सेल इट एनी मोर। और तीसरा, एंड ऑफ द वेस्टर्न डोमिनेंस। तो ये पूरी की पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स जो है वो चेंज होने जा रही है। ये इस चीज़ को इंटरनेशनल कम्युनिटी को सामने आके
तो इन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए, बिकॉज इसके बाद जो है वो चीज़ें अनइमेजिनेबल टर्न जो है वो लेती हुई हमें नज़र आ रही हैं। नाइला चौहान साहिबा, डॉक्टर रागिब ने बड़ी अहम तरफ इशारा किया। एक ज़ाहिर है इस राय से आप इख्तलाफ भी कर सकती हैं, प्रॉब्ली इट इज़ टू प्रीमेच्योर अभी के लिए, लेकिन शायद वो वक्त आ भी चुका है कि अमेरिका का कल्मिनेटिंग पॉइंट आ गया है और दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रहेगी। एक इशारा उन्होंने इस तरफ किया, फिर ज़ायनिज़म के एंड की तरफ इशारा किया, और उन्होंने ये फरमाया कि जो वेस्टर्न डोमिनेशन थी दुनिया के अंदर वो भी ख़त्म हो रही है। ज़ाहिर है ही इज़ हिंटिंग ऑन द ये नेटो अलायंस के ख़िलाफ़ अमेरिका बोल रहा है, और यूरोप अपनी पॉलिसी पे खड़ा है, अमेरिका अपनी पॉलिसी पे खड़ा है, और आगे लगाया वो था इसराइल ने। आप कैसे देख रही हैं ये? आपने मेरे पिछले प्रोग्राम में इंश्योरेंस की भी बात की कि ईरान से इनको बाद में रोकेगा, पहले तो उन चिप्स की इंश्योरेंस का मामला है, विच वाज अ वेरी वैलिड पॉइंट। आज जो तेल की कीमत है वो $115 पे पहुंच गई है। ईरान ने इशारा किया था कि $200 पर बैरल के लिए आप तैयार रहें। सारी सिचुएशन को कैसे देखती हैं? बहुत शुक्रिया। बेसिकली जो डॉक्टर राघव ने कहा, सारे ही गेव अ गुड समरी ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। जी, yes, resources are very much at the core of the debate. रिसोर्सेज के लिए अमेरिका ने बहुत कुछ किया है, करता आया है। तारीख में बहुत सी ऐसी मसाले हैं जहां उन्होंने रिजीम चेंज इसलिए की, इवन इन ईरान, शाह ईरान को भी इसीलिए हटाया गया था कि वो नेशनलिस्टिक होने लगे थे और उन्हें गलतफहमी हो गई थी कि वो अपने मुल्क के जो निज़ाम है और अपनी रिसोर्सेज पे उनको हक है और वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अमेरिकन कंपनीज, अमेरिका ने उनको चढ़ाया था और अमेरिकन कंपनीज ही को परेशानी हो गई थी। सद्दाम हुसैन के हटाने में भी इन ऑयल कंपनीज का बड़ा रोल है, वेनेजुएला में भी इनका बड़ा रोल है। सो देयर आर एम्पल एग्जांपल्स इन हिस्ट्री वेयर रिसोर्सेज हैव बीन, और आप देखिए कॉलोनाइजेशन भी क्या थी, इट वाज जस्ट लुकिंग फॉर रिसोर्सेज, सब्जुगेटिंग द पीपल। वो अब ये न्यू कॉलोनियलिज्म है, पहले ज्यादा ब्रिटेन कॉलोनियलिज्म था, बट दिस वेस्टर्न माइंडसेट हैज बीन वर्किंग ऑन दिस। लेकिन अब ब्रेटन वुड सिस्टम जो बनाया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, वो तो बिल्कुल डामाडोल है। अब अरब स्टेट्स को भी समझ आ गई है कि अगर अमेरिका की बेसिस यहाँ पे हैं तो वो उनकी हिफाजत के लिए नहीं है, वो रिसोर्सेज पे कंट्रोल है या इजराइल को प्रोटेक्ट करने को है, उनके हक में नहीं है। सो देयरफॉर वो भी अब जो है परेशान हो गए हैं कि जिसको हमने इतने अरसे पाला, अपनी रिसोर्सेज में डाला, वो अब जो है इस तरह से कर रहे हैं। तो गेम कॉम्प्लिकेट हो गई हुई है। इजराइल का अपना एजेंडा है, इजराइल का और अमेरिकन इंटरेस्ट आर डिफरेंट बट जी, एक्शंस आर सिमिलर। तो वी शुड नॉट कंफ्यूज कि अमेरिका जो है वो किस लिए वहां पे, बेसिकली इजराइल का अपना एजेंडा है और अमेरिका का अपना एजेंडा है। अमेरिका इज मोर फॉर रिसोर्सेज, इजराइल इज मोर फॉर डोमिनेशन, एक्सपेंशनिज्म, द ग्रेटर मिडल ईस्ट की बजाय ग्रेटर इजराइल, और उसमें जो है फ्रॉम यूफ्रेटस टू नाइल, जैसे आपके प्रोग्राम में पहले भी जी, गुफ्तगू हुई थी, बिल्कुल। वो जितनी भी हुकूमतें जो मतलब इस्टेब्लिश्ड हैं, स्टेबल हैं, उनको हटाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। ये भी फरमाएं कि ये शिफ्ट भी नज़र एक आता है। अब आप कैसे देखती हैं वो कल्मिनेटिंग पॉइंट जो अमेरिकन डोमिनेशन का था, क्या ये जंग वो कल्मिनेटिंग पॉइंट ले आएगी? ज़ाहिर है हर सुपर पावर ने, हमने देखा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और आईआर के अंदर, जो ताकत अपने अरूज पे पहुंचती है फिर उसको एक जवाल भी आता है। पर्शियन एम्पायर थी, इजिप्शियन एम्पायर थी, फिर उसके बाद यूके था, उनका भी सूरज गरूब नहीं होता था, और अब अमेरिका है। तो अब क्या देख रही हैं आप, ये जंग कहाँ लेके जा रही है दुनिया को और इस सुपर पावर को? जंग दुनिया को तो मजीद परेशानी की तरफ लेके जा रही है, जी, उसमें कोई शक नहीं है। और अब जो सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैसल, उन्होंने भी
इस पे स्टेटमेंट दे दी है। जी तो ये जो जंग का तूफान है ये फैलेगा, जी ये इतना जल्दी रुकेगा। और अब देखें कि उधर तुलसी साहिबा ने भी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में कह दिया कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से भी उनको खतरा है। खदशात हैं। जी पाकिस्तान उनका हदफ था, हमेशा से था, लेकिन पहले वो आपसे बहुत जफ्फियां मार रहे थे। अब जब समझते हैं कि ईरान को न्यूट्रलाइज कर लिया है, जो उनकी गलतफहमी है, तो जी अब वो पाकिस्तान की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर रागिब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर रागिब, ये बताएं, आपने गुफ्तगू सुनी, कितनी अश्योरिटी है यूएस को और इज़राइल को, क्योंकि उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उससे यही फील होता है कि जैसे वो ये समझ रहे हैं कि ईरान की अब जो प्रोडक्शन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो भी इफ़ेक्ट हो गई है, जो स्टॉक पाइलिंग थी वो भी ख़त्म हो गई है, और उन्होंने $200 बिलियन की एक नई खेप एड इस जंग में डालने की भी, इसका भी इशारा दिया है यूएस ने। इससे यही ज़ाहिर होता है कि उनको कहीं ना कहीं ये यकीन है कि ईरान जो है वो मिलिटरीली अब एग्जॉस्ट हो गया है, उसके पास रिज़र्व सिर्फ 20 दिन के थे जो इन्होंने एग्जॉस्ट करवा दिए हैं। नाउ दे विल कम अप विद न्यू लीथल वेपन्स, और ईरान जो है वो सकम कर जाएगा इनकी इस कैंपेन के आगे। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, इसमें हमें थोड़ा सा जो डिफेंस के और जो वॉर के जो समझने जो टैक्टिक्स होते हैं उसको सामने रख के ये बात हमें इसकी एनालिसिस करनी चाहिए। ठीक है। एक तो जो होता है ना जी, अग्रेसर, उसके पास चॉइस जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। उसके पास एक ही चॉइस होती है आपकी, इसके एक यानी आम जिंदगी से अगर आप इसकी मिसाल लें, या पुराने जो एंशियंट टाइम्स में जो किले होते थे, वो फौजें जो होती थी या वो कोई होता था, वो अपने आप को किले में बंद कर लेता था। तो जो अग्रेसर होता था उसके लिए एक ही चॉइस होती थी कि वो किसी तरह किले के अंदर जाए और उनको फिर सारे लोगों को कैप्चर करके सबड्यू कर ले, तो फिर उसको विक्ट्री समझा जाता था। अगर वो 6 महीने साल भी बाहर से बम्बार्डमेंट करता रहा और उसमें लोग, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं और किला फतह नहीं होता, तो उसको कहते थे कि जो किले के अंदर लोग हैं वो सर्वाइव कर गए हैं, ये विक्ट्री उनकी समझी जाती थी। ठीक है। तो इसको अगर आप आज की दुनिया में अगर आप देखें तो अमेरिका के पास हैज वेरी लिमिटेड चॉइस, अमेरिका और इजराइल के पास, दैट इज कि ईरान सबड्यू कर जाए। अब दूसरी बात है जो स्टॉक पाइल्स की, आप देखें अभी ईरान ने ये स्टेटमेंट दी है। एक तो ये है कि एक बड़ा अमेजिंगली ये है कि ईरान जो है वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा क्लियरली मीडिया में शेयर कर रहा है, दे आर नॉट लाइंग एटलीस्ट, जबकि इजराइल ने आपको पता है ब्लैकआउट किया हुआ है और वो किया हुआ। तो ईरान की जो स्टेटमेंट होती है उसको लोग देखते हैं कि ये क्रेडिबल है। अब ईरान ने एक स्टेटमेंट दी है कि जी हमने अभी तक जितने भी मिसाइल अपने जो अभी तो वो किए हैं वो सारे वो हैं जो हमारे पुराना स्टॉक था, जो हमारे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हमने की हुई है उसके लिए तो वी विल यूज द इजराइल एज अ लेबोरेटरी। ठीक है। उसका उन्होंने जो पहला मुजाहरा किया है वो ही किया है कि जॉर्ज कासिम सुलेमानी जो के नाम से उन्होंने मिसाइल फायर किया है, जिसका जो मार्क 2 का वो मिसाइल है, और इसका मतलब है कि 15,000 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है और वो बैलिस्टिक मिसाइल है, और उसके अंदर जो है क्लस्टर बॉम्ब्स की भी ऑप्शन है जो कि बहुत ही एक लीथल है। अब ये वो मिसाइल है जिसको ना तो आयरन डोम रोक सकता है, ना ही थार्ड विल बी एबल टू इंटरसेप्ट। तो अब ईरान अगर अपने नए मिसाइलों की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि दे आर स्टिल हैविंग द पोटेंशियल टू रिएक्ट। तो ये तो उनका डिफेंस पोटेंशियल है। बाकी जो उनका एज नेशनल जो पोटेंशियल है नेशन के तौर पे, तो आप ये देखें कि पिछले कई सालों से 10 साल या 9 साल तो तकरीबन कॉन्टिन्यूसली इराक के साथ उन्होंने वॉर की, उसके बाद से भी कहीं ना कहीं जंग उनकी जारी रहती है। तो उनकी जो नेशन है दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस। तो अगर वो सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं तो मैं नहीं समझता कि ईरान किसी सूरत भी इसको सकम करेगा एज अ डिफीट। आप उसको मारते जाएं वो आगे लड़ते जाएंगे। तो हाउ अमेरिका एंड इजराइल विल इंश्योर कि ईरान जो एक्सेप्ट करे। मैंने पिछले भी आपके प्रोग्राम में एक मिसाल दी थी कि तकरीबन 2 साल हो गए इजराइल को बम्बार्डमेंट करते हुए गाजा पे, अभी भी आके गाजा पे नेगोशिएशंस ही करनी पड़ी। हमास को भी ये कह रहे हैं कि आप डीवेपनाइज हो जाए। तो अगर आप एक छोटे से ग्रुप को डीवेपनाइज नहीं कर सकते, और उनकी जो टनल्स हैं और सारे, जी बिल्कुल, उस निज़ाम के से भी काफ़ी घबराते हैं, उनसे भी नहीं, उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। वो बिल्कुल ठीक तरफ इशारा किया। और बल्कि मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा यहाँ पे, चीज जो भी लेटेस्ट सामने आई है वो ये है कि ईरान ने भी गल्फ के अंदर और इसके अंदर जो है ना अंडर द सी टनल्स बनाई हुई हैं, और ये
अब ये बात की जा रही है कि जो वॉरफेयर है उसकी टाइप चेंज हो गई है। अब ये बड़े बड़े जहाज़ों और बहरी जहाज़ों से जंग नहीं लड़ी जाती। जी। अब एक नया सिस्टम सामने आ गया कि वॉर इज बीइंग फॉट अंडर द सी। तो अंडर द सी जो है ना, उन्होंने वहां पे, आपको पता है ये जो गल्फ है ना, ये शैलो वाटर्स है, ये तकरीबन 200 मीटर का शायद इनका टोटल इनकी डेप्थ है। तो उसके अंडर जो है वो बड़े आराम से टनल्स बन जाती है। तो ईरान ने अंदर टनल्स बनाई हुई है और उनके पास वो छोटी छोटी जो है ना मिनी मिनी सबमरीन्स हैं ठीक जो है। कि डिटेक्ट भी नहीं होती जहाज से, यानी वो जो F-35 है जो उसको वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर कोई भी जहाज इधर से गुजरता है जो स्टेट ऑफ हुर्मुज से, जी। और उसको डैमेज करने की ईरान के पास जब तक कैपेसिटी बाकी है उस वक्त तक ये क्राइसिस खत्म नहीं होने लगा। बिल्कुल ठीक। नाइला चौहान साहिबा, हमने ये देखा कि ईरान के अंदर जो इनकी सबसे बड़ी वीकनेस नज़र आई वो ये है कि इज़राइल एट विल इतना इन्फेस्टेड है सिस्टम ईरान का या इनके इदारे या इनका मुल्क विद द स्पाइज ऑफ मोसाद कि कहीं ना कहीं से उनकी टॉप लीडरशिप की जो नकलो हरकत है उसका पता चल जाता है इनको, और वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट करते हैं इनको। और इससे हम बड़े अरसे से देख रहे हैं मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर हमले हुए और शहादतें हुई, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। मैं बात कर रहा हूँ अली लारजानी साहब की शहादत की। अभी भी जो पोटेंट सिस्टम है मोसाद का वो एक्टिवेटेड है ईरान के अंदर। एक इसके ऊपर कमेंट कर दें, और दूसरा स्टॉक पाइलिंग ईरान की, इसकी तरफ इशारा किया डॉक्टर रागिब ने। आपको क्या लगता है कितनी और स्टॉक पाइलिंग है ईरान के पास? थैंक यू। जहाँ तक इजराइल की टेक्नोलॉजी टू पिन पॉइंट टारगेट्स एंड शूट इंडिविजुअल्स, वो किस तरह कर रहे थे? वो थ्रू अमेरिकन सैटेलाइट्स कर रहे थे, ठीक है, जिनके उनको इंफॉर्मेशन मिलती थी टारगेट की, और फिर ऑन ग्राउंड मोसाद एजेंट्स भी थे। ठीक है। दैट इज ट्रू। एजेंट्स सारी दुनिया में है। सो अब जो है ईरान भी उसी फॉर्मूला को यूज कर रहा है, और ईरान ने भी टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। ठीक है। सिर्फ ये है कि इजराइल, डॉक्टर रागिब ने भी कहा, इतना ब्लैकआउट किया हुआ है, वो मान रहे नहीं है कि कितने उनकी लीडरशिप जो है उनको ईरान ने उड़ा दिया हुआ है। ठीक है। और इजराइल में एपेटाइट भी नहीं है ज्यादा मार खाने की, क्योंकि वो 9 मिलियन का मुल्क है, ये 92 मिलियन का मुल्क है, जी 10 टाइम्स बिगर। बिल्कुल ठीक। सो ईरान, तो ये उन्होंने एक मिथ बनाया हुआ था, जैसे उन्होंने अपना मिथ बनाया हुआ था द डोम ऑफ डिफेंस, द आयरन डोम एंड सो फोर्थ। जी लेकिन वो मिथ भी ईरान ने तोड़ दिया, और अब तेल अवीव में जो मिसाइल्स गिर रहे हैं, इन्होंने डिस्पाइट ऑल द ब्लैकआउट वो नहीं बच पा रहे लोग, फिर भी कुछ ना कुछ आपको खबरें मिल रही हैं। जी और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि उन्होंने हमास को, जो है हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह की जानब से लेबनान से इनके ऊपर मिसाइल गिरे हैं, जी तेल अवीव पे गिरे हैं, जेरूसलम पे गिरे हैं। सो वो भी उनकी मिथ बस्टिंग हो गई है, उनका झूठ वाजे हो गया हुआ है। और अब इसीलिए जरा वो प्लाइंट हो रहे हैं कि अच्छा चले गुफ्तगू की सोचते हैं हम, बट ईरान इज सेइंग नो। क्योंकि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर आगा अरगची ने शुरू में कहा था, जी 28 फरवरी को इन्होंने हमला किया है, जी उन्होंने 27 फरवरी को कहा था कि हम निगोशिएशन से मसाइल हल करना चाहते हैं, और ईरान बहुत ज्यादा जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर चुका था इन द जिनीवा टॉक्स, जी इवन ऑन द यूरेनियम एनरिचमेंट परसेंटेज। बिल्कुल। लेकिन इजराइल को नहीं चाहिए था इधर अमन, तो वो उन्होंने हल्ला बोल दिया, जैसे कि उन्होंने पिछले साल भी किया था 12 डे वॉर में। बिल्कुल। सो जब इन्होंने किया तो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर सेड वी वांट नेगोशिएशंस, पर अगर आप नेगोशिएशन नहीं करेंगे और हम पे जंग मुसल्लत की गई, शुरू आप करेंगे, खत्म हम करेंगे। बिल्कुल उन्होंने बड़ी और क्लैरिटी वो के साथ कहा था। जी कॉन्फिडेंस से इसलिए कहा था। मैं अमूमन जैसे पढ़ाती भी हूँ यूनिवर्सिटी में भी इधर उधर, जी तो मैं कहती हूँ कि कभी आपने सोचा कि तेहरान का मतलब क्या है? जी व्हाई इज तेहरान कॉल्ड तेहरान? जी प्लीज एनलाइटन अस। बिकॉज
वो तहों में रहने वाले हैं। बिल्कुल ठीक। Tehran, they live in layers and they have lived like that for thousands of years. जी So उनके अंडरग्राउंड जो सिस्टम्स हैं वो हजारों साल से, इन्वेडर्स जब सेंट्रल एशिया से इधर उधर से आते थे, वो क्रॉस करके साउथ एशिया आ जाते थे, उनको तेहरान दिखता नहीं था क्योंकि वो जेर जमीन था। बड़ी और आपने इनकी जो टनल थे, बड़ी खूबसूरत बात की। बिल्कुल, ये यानी कि ये इनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये इन्वेडर्स से लड़ने के लिए इनका पुराना टैक्टिक है। प्लीज़ गो ऑन। बिल्कुल, तो वो इन्होंने फोर्टिफाई कर लिया, वो मुश्किल नहीं था। या तो नई चीज बनाते तो वो मुश्किल होती। जी ये तो बने हुए इनके सिस्टम्स हैं जो किसी खारिजी को नहीं पता बताते वो। जी मैं भी वहां रही, कभी नहीं उन्होंने मुझे दिखाया या बताया, बेहतर। लेकिन मुझे पता है कि उनके सिस्टम्स बने हुए, हजारों साल के बने हुए हैं जी और प्रिजर्व्ड हैं। पर जब भी वो थ्रेट में आते हैं वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं। सो जिस तरह इन्होंने बंकर बस्टर मारे, कारपेट बॉम्बिंग की, क्या क्या बॉम्ब्स नहीं मारे, जी तो फिर क्यों उनका न्यूक्लियर खत्म नहीं कर पाए? बिल्कुल ठीक। Obviously, they miscalculated. They did not understand the depth of Iran and their culture and civilization. बड़ी अहम तरफ इशारा किया डॉक्टर राग़िब नायला साहिबा ने। ये बात मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं था। इट वाज बड़ी एक मुझे इनलाइटन किया इन्होंने और एक नई चीज़ मुझे पता चली और इट मेक्स परफेक्ट सेंस। इन लेयर्स है और ये बात अब पहले मैं समझ रहा था कि शायद प्रोपेगेंडा हो रहा है और ये कही जा रही है टू ग्लोरीफाई द विल ऑफ द ईरानीज़, लेकिन बंकर बस्टर वहाँ तक नहीं पहुँच सके। इसका मतलब है कि जो लेयर्स हैं वो इससे भी ज़्यादा गहरी हैं और जो बात सुन रहे थे कि 1.5 किलोमीटर तक गहरी हैं वो शायद ठीक ही होगी। क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? देखिए, ईरान जो है अभी तक, ईरान ने जो अपनी विल टू सर्वाइव और विल टू रिएक्ट जो है उससे उसने साबित किया है कि दे आर फाइटिंग दिस वॉर विद लॉट ऑफ सेंस। इन फैक्ट जी उनकी जो समझदारी है, उनकी जो इस वक्त वॉर लड़ने की जो टैक्टिक्स उन्होंने अपनाए हुए हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। जिस तरह मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ऑलरेडी अब तो काफ़ी सारे लोगों को इस बात का आइडिया भी है कि जी ईरान को ऑलरेडी पता था कि ये किसी वक्त हमारी तरफ जो है अमेरिका और इजराइल मिलकर अटैक करने वाले हैं। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने अपनी जो कमांड एंड कंट्रोल है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया हुआ है। अब आप जितने मर्जी लीडर्स को मारते रहे, लेकिन वो क्योंकि वन 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 जो है ना, एक वन अथॉरिटी के अंडर कंट्रोल उन्होंने रखा ही नहीं हुआ, तो जी उनका कंट्रोल सिस्टम इज वर्किंग। तो ये बड़ी समझदारी की बात है। देखें, ये एक बड़ा टैक्टिक है कि उनको पता था कि यार ये दे विल बी एबल टू टारगेट आवर लीडरशिप, तो इस लीडरशिप को हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। जी इसी तरह अमेरिका का अगर देखें, ऑन द अदर हैंड, अमेरिका ने जो, मैं तो अब काफी ज्यादा श्योर हूं इस बात पे कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है इस पे अमेरिका ने वर्किंग की नहीं हुई, जबकि जो जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो ईरान का इस वक्त जो वॉर पोटेंशियल है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और गल्फ थी। तो इसके ऊपर उनकी वर्किंग होनी चाहिए थी कि अगर हम, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेरा मतलब ये है कि जब जो दो फ्रीक आपस में जंग करते हैं तो उनको पता होता है कि यार इस दूसरा मेरा जो एनिमी है, इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर मैंने कंट्रोल नहीं किया तो ये शिकस्त नहीं मैं इसको दे सकूंगा। तो उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे वर्किंग ही नहीं की हुई। उसका सबूत ये है कि जब उनको ये पता चला कि यार ये कंट्रोल हमारे में नहीं है, तो अमेरिका स्टार्टेड आस्किंग फॉर नेटो कंट्रीज, और नेटो कंट्रीज की भी आगे से ये देख रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स ये था कि जी वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट। तो वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते और फिर आपने उस पे ओवर वर्किंग के बगैर ही आपने अटैक कर दिया है, तो ईरान जो है, इसका मतलब है कि उसने अब तक ज्यादा समझदारी दिखाई है। तो अमेरिका जो है उसको ये समझ आनी चाहिए थी कि इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इनकी लीडरशिप इन्होंने ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज कर ली है। और ये जो डॉक्टर साहब, जो मैडम ने, जो नगमाना साहिबा ने जो बात शेयर की है, नायला चौहान साहिबा जी, 5000 साल की इनकी वो तारीख है, वो जो है ना, वो तारीख है 5000 साल की, उसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो चीज है जो किसी भी कौम के बारे में जब आपने उस पर अटैक करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका माइंडसेट क्या है, इनकी नेशनल साइकी क्या है। तो उनकी नेशनल साइकी है ही नहीं कि वो सरेंडर करें। इसका इसी वजह से जितना मर्जी आप देखेंगे डेथ्स हो रही हैं वहां पे, ये हो रही हैं, लेकिन इवन मीडिया पे भी वो किसी किस्म की एंजाइटी और जो है ना इस किस्म की रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा ईरान।
यानी वो इधर आप अटैक करते हैं, पता लगता है जी फलाने जनरल साहब वो शहीद हो गए हैं, लीडर उनका शहीद हो गया है, जी। इतने इतने इंपॉर्टेंट लीडर्स को उन्होंने मार दिया है, बट दे विल ऑलवेज कम अप विद एन ऑल्टरनेटिव रिएक्शन। उनको रिएक्ट करते हैं उस पे, वो ये नहीं करते रोना धोना शुरू कर दे वो। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि ये जितना मर्जी इसको वो पुश बैक करे, पुश फॉरवर्ड करे अमेरिका, ईरान इज नॉट गोइंग टू सरेंडर, आई एम श्योर अबाउट इट। नाज़रीन, आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, बड़ी ही इंफॉर्मेटिव किस्म की डिस्कशन चल रही है, पर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। मत जाइएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाइला चौहान साहिबा, ये हमने आपसे डिस्कस कर लिया कि ईरान का रिज़ॉल्व कितना अच्छा है, ईरान की जो वेपन्स की स्टॉक पाइलिंग है वो कितनी अच्छी है, ईरान कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड था इस जंग के लिए, ये दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन अब दुनिया को इस चीज़ का पता लग गया है कि ईरान वाज एक्चुअली प्रिपेयर्ड और ईरान ने बहुत सारे सिनेरियोज़ के ऊपर काम किया हुआ था, जबकि यूएस अपनी उस ताकत के एरोगेंस में और इज़राइल के बहकावे में बस जंग में कूद पड़ा और उनको हर नए दिन के साथ एक नया सरप्राइज़ मिल रहा है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इस जंग का जो अंजाम है वो कुछ ख़ास अच्छा नहीं है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए, जहाँ पे एनर्जी क्राइसिस जो है वो तकरीबन अब हमें नज़र आ रहा है कि जंग जितनी लंबी और चलेगी हमें मसला होगा। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तानी अवाम पैनिक करे या हम कोई ऐसा सिनेरियो उनके आगे रख दें जिससे एंग्जाइटी बढ़े, लेकिन कितना विजिलेंट रहना चाहिए हमें इस इशू को लेके, और जो जंग है वो किस तरफ जा रही है, इस पर कमेंट करें। जंग किस तरफ जा रही है, जंग एक दफ़ा शुरू हो जाए जी तो फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती जी, फिर वो हर तरफ जाती है, और जिन्होंने शुरू की है उनको भी ये पता होना चाहिए जी कि शुरू तो आप कर देते हैं पर फिर उसकी जो रिपरकशंस होती हैं, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो उसमें कोलैटरल होते हैं, वो फिर आपके कंट्रोल में नहीं होते, फिर वो चीज़ बढ़ती ही चली जाती है। और इस वक्त जो है इज़राइल और अमेरिका की स्ट्रैटेजी ये दिख रही थी कि हिट एंड रन, जी एक दफा मार मूर के कुछ लीडर्स को उड़ा के अपनी विक्ट्री जिता के जी, गायब हो जाएं, जैसे कि और जगहों में भी तबाहकारी की और दौड़ गए थे। बिल्कुल। ईरान, जैसे पहले भी कहा गया, सिंस द रेवोल्यूशन, क्योंकि उन्होंने देखा था कि अमेरिका का रोल ईरान में क्या रहा था, जी इवन पहलवी डायनेस्टी, जी तो उन्होंने मतलब 1979 से दे वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस। जी ये आजकल की तैयारी नहीं है। अगर तो खुदा ना खास्ता जंग ईरान के हाथ से निकल जाती है, जी क्योंकि आप देखिए अब जो गल्फ स्टेट्स हैं वो भी इकट्ठे हो रहे हैं जी, टू फाइट बैक, बिल्कुल। और भी अलायंसेस अगर शुरू होती हैं तो दैट्स व्हाट अमेरिका वांट्स कि ये मुसलमान आपस में एक दूसरे को मार के ख़त्म करें, बजाय इनको अपने जो है वो हाथ मैले करने पड़े। जी सो हम उस ट्रैप में भी गिर रहे हैं। जी तो खुदा ना खास्ता का वर्स्ट केस सिनेरियो, जो मुझे नहीं ख्याल के होगा, लेकिन खुदा ना खास्ता हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा जंग किस वक्त पासा पलटती है उसका नहीं पता चलता। बिल्कुल। और जिस मंसूबे से ये आए हैं वो तो मुझे यही लगता है कि बल्कनाइजेशन करेंगे और उसकी जो है कुर्दिस्तान अलग करेंगे, बाकी जो इलाके हैं उनको तोड़ेंगे, और स्टेट ऑफ हुर्मुज के लिए वो कोई अपनी काउंसिल ही बनाएंगे जो फिर उसमें शिपिंग की वो करेगी, इंश्योरेंस भी और जी उनकी मोबिलिटी भी इंश्योर करेगी। लेकिन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि उस हाल तक बात जाने वाली है, जी, लेकिन अगर ऐसा खुदा ना खासा हुआ तो आपको भी तोड़ा जाएगा, आपका बलूचिस्तान काट के उनके बलूचिस्तान से मिला के एक नया मुल्क बनाया जाएगा। ये जी इनके मंसूबे में है,
और इनके कागजों में भी है, रिसर्च पेपर्स में भी है। सो मैं इसके ऊपर ये इन्होंने बहुत काम किया है जी। जी, आई एम नॉट टॉकिंग आउट ऑफ द जी आउट ऑफ माय हैड, आई एम जी टेलिंग यू थ्रू जी व्हाट आई हैव डन। और बलूचिस्तान में भी आपकी जो इंस्टेबिलिटी है उसमें ये मोसाद एजेंट्स, रॉ एजेंट्स, दे हैव बीन वर्किंग। सो व्हेन यू सेड कि मोसाद वाज देयर, दे आर वेरी मच हियर टू। जी सो इज रॉ के एजेंट्स भी यहाँ पे हैं। बिल्कुल हैं जी। लेकिन you fight back, you don't give up because they're there, you just fight it। लेकिन इससे हमारे लिए मुत्तहिद होना और आपस में जो है इत्तेहाद रखना बड़ा जरूरी है। दुश्मन की कोशिश है कि वो आपको अलग करें आपस से और फिर तोड़ें। जी बिल्कुल ठीक के आपका, मंसूबे में बिल्कुल ठीक गिरना नहीं चाहिए। जी, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर राग़िब क्लोजिंग कमेंट्स दें। आपसे भी मेरा यही सवाल है, कैसे देख रहे हैं आप? जाहिर है एक क्राइसिस सा बनता हुआ नज़र आ रहा है, एंड गेम क्या देखते हैं आप? क्या आपके जहन में है कि किस तरफ जाएंगे मामलात? देखिए जी, इट इज़ अ क्लासिकल केस ऑफ कैच 22 सिचुएशन। अमेरिका जो है वो उसने ना सिर्फ इस वक्त सुपर पावर है, दुनिया की नंबर 1 पावर है, बल्कि रिपीटेडली जो यूएस प्रेसिडेंट है ट्रंप, वो इसको क्लेम भी करते हैं कि जी हमारी आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, हम दुनिया के सबसे बड़े मुल्क हैं। तो अमेरिका के लिए ये बात माननी कि हमें शिकस्त हो गई है या हम कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा रहे हैं आउट ऑफ प्रेशर, ये बड़ा ही मुश्किल काम है इस वक्त। ऑन द पार्ट ऑफ इजराइल और नेतन्याहू आप देखें तो हिम इन फैक्ट, तो वो तो समझ रहा है कि यार ये वॉर खत्म हुई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू इट। इसका आप ये देखें कि पीछे एक पॉजिटिव थोड़ी सी बात ईरान ने की थी कि जी हम ये सोच रहे हैं कि कोई वो काउंसिल सी बना लें इसके लिए। साथ ही उसने ईरान के ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला कर दिया ताकि ये बात जो है ना पॉजिटिविटी की तरफ ना जाए। जी ऑन द पार्ट ऑफ ईरान जो है हम देखते हैं तो वो उनके लिए इट इज़ अ वॉर ऑफ सर्वाइवल। उनके लिए ये एक्सेप्ट कर लेना कि जी हम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ पे आ गए हैं, वो सिंपल ये है कि वो अपना न्यूक्लियर बंद कर दें, बाल्कनाइजेशन की तरफ बात चली जाए, और तो उनके लिए वॉर ऑफ सर्वाइवल है। सो दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। असल में करना ये चाहिए, और ये भी आप जेहन में रखें कि अगर यहाँ पे कोई न्यूक्स की बात कोई कर रहा है और इस तरह है, तो आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया और उन्होंने कहा हुआ है कि जी ईरान अगर कहेगा तो हम इनको न्यूक्स भी देंगे और हम इनको बैलिस्टिक मिसाइल्स भी देंगे। तो खुदा ना खास्ता ये वॉर फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, इन केस अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी सामने आकर किसी तरह चीजों को थोड़ा सा कैप डाउन करे और रेजोल्यूशन की तरफ चीजों को लेकर जाए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। दोनों मुअज़्ज़ज़ मैं शुक्रिया अदा करूँगा। सिचुएशन जो है दुनिया की वो कोई ख़ास अच्छी नहीं है। इस खत्ते के अंदर जंग जो है वो फैलती चली जा रही है। हमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। उम्मीद ये करते हैं कि सैनिटी प्रिवेल करे ऑन बोथ साइड्स और ये जंग किसी तरह ख़त्म हो जाए, यही सबके हक़ में बेहतर है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।